बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन। हम बेसिकली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो थी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर हमने सिंगल पॉपुलेशन मीन जो था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें आपने जेड टेस्ट अप्लाई किया। और जेड टेस्ट की हमारे पास दो कंडीशंस होती थी। एक फर्स्ट जो थी कि जब सिग्मा आपके पास नोन होता है तो फिर आप जेड टेस्ट जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। दूसरा केस आपके पास क्या था कि जब सिग्मा अननोन होगा और n आपका ग्रेटर इक्वल 30 होगा तो फिर भी आप z टेस्ट जो था उसको आप क्या करते हो बेटा, अप्लाई करते हो। अब थर्ड केस में चलते हैं कि थर्ड केस हमारा क्या था कि जब आपके पास सिग्मा जो है वो अननोन हो, सिग्मा जो है वो आपका क्या होगा, अननोन होगा, लेकिन आपका n जो है वो लेस देन 30 होगा, तो फिर हम टी टेस्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब यही बात उसने लिखी, वो कहता है कि इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू लार्ज सैंपल। तो लार्ज सैंपल का मतलब कि जब भी आपके पास n 30 या 30 से बड़ा होगा तो उसको हम नाम देते हैं लार्ज सैंपल। The large sample theory is based upon two important assumptions। और याद रखें लार्ज सैंपल की दो assumptions होती हैं। पहली assumption क्या होती है कि आपकी जो रैंडम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। और दूसरा, the values given by the sample data are sufficiently close to the population values and can be used in their place for the calculation of standard error of estimate। कि आपके जो सैंपल डाटा है, इस सैंपल डाटा की वैल्यूज जो है वो पॉपुलेशन के क्लोज होनी चाहिए। और ये अंडरस्टूड है कि जैसे जैसे हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाते हैं, जैसे जैसे हम सैंपल साइज को बढ़ाते जाते हैं, तो याद रखें आपका जो सैंपल की जो एस्टिमेट्स है वो पॉपुलेशन एस्टिमेट के क्या होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं। क्या होते जाएंगे, क्लोज होते जाएंगे। जैसे हम अपनी जो है वो सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे सैंपल साइज क्या होता जाएगा बेटे, बढ़ता जाएगा। अब याद रखें वो कहता है the above assumption does not hold good in the theory of some small sample। लेकिन अगर हमारा सैंपल स्मॉल हो जाए, स्मॉल सैंपल का मतलब कि आपका n लेस देन 30 होना चाहिए। याद रखें जब भी मैं स्मॉल सैंपल की बात करूंगा तो स्मॉल सैंपल का मतलब कि आपका n जो है वो लेस देन क्या है, 30। आपका n जो है वो लेस देन क्या है, 30। तो जब भी स्मॉल सैंपल होगा तो वो कहता है कि ये जितनी भी ये जो दोनों assumptions है आपकी, ये गुड नहीं होगी, ये बेहतर नहीं होगी, इनके अंदर प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। Thus, a new technique is needed to deal with the theory of small sample। A sample is small when it consists of less than 30 items। तो याद रखें जब भी आपके पास लेस देन 30 होगा, सिग्मा आपके पास अननोन हो, एस्टिमेट दिया जाए, एस दिया जाए, और आपका n लेस देन 30 हो, तो फिर बेटे हम टी स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो फिर हम उसके ऊपर टी टेस्ट जो है उसको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जैसे वो कहता है कि इफ x1 x2 xn is a random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square, then students
टी स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड एज, तो फिर आपका जो टी स्टैटिस्टिक्स बनेगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट। और याद रखें स्मॉल एस किसके इक्वल है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। अगर आपको याद हो जब हम एक आप कैपिटल एफ स्क्वायर जो था वो यूज करते थे, और याद रखें ये आपका एफ स्क्वायर है, वेरिएंस है, क्लियर है। तो अगर आपके पास स्मॉल लेक्चर शुरू किया है, अगर हम कैपिटल एफ स्क्वायर को यूज करेंगे तो कैपिटल एफ स्क्वायर के अंदर आपका जो टर्म यूज होगी बेटे याद रखें उसका डिवाइजर यहाँ पे क्या होगा, एन होगा, लेकिन स्मॉल एफ के अंदर आपका डिवाइजर जो है वो क्या होता है, एन माइनस वन। अब वो कहता है इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। और याद रखें जो स्मॉल एफ स्क्वायर होता है ये अनबाइस्ड एस्टिमेट होता है इसका पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। वो कहता है इट फॉलोज स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यू, और यहाँ पे एक टर्म हम न्यू यूज करते हैं, और याद रखें न्यू हमारा किसके इक्वल होगा, एन माइनस वन के इक्वल होगा, और ये एन माइनस वन आपका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। ये एन माइनस वन आपका क्या कहलाएगा बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो अब हमने जेड टेस्ट की बजाय हमने क्या यूज करना है, हमने टी टेस्ट जो है उसको क्या करना, यूज करना। और याद रखें अगर आपका सिग्मा अननोन होगा और एन आपका लेस देन 30 होगा तो फिर आप याद रखें आप टी टेस्ट जो है उसको आप क्या करोगे, यूज करो। अब देखें एग्जांपल 1 है, सबसे पहले मैं इसको डिस्कस करता हूं। वो कहता है certain crystalline is packed into bag by a machine. A random sample of 10 bags is drawn and their contents are found to weigh in kgs as follows. वो कहता है कि आपके पास एक जो भी सर्टन एक मेडिसिन है उसको हमने एक बैग में एक मशीन के जरिए बैग्स के अंदर पैक किया और हमने रैंडम सैंपल लिया 10 बैग्स का और उनका हमने वेट फाइंड किया केजीज के अंदर, और वो वेट आपके पास क्या है बेटा, 50, 49, 52, 44, 45, 48, 46, 45, 49 एंड 45। अब ये आपके पास वेट्स उसने हमें क्या दे दिए, गिवन दे। क्लियर। अब ये उसने हमें डेटा गिवन दे। वो कहता है टेस्ट इफ द एवरेज पैकिंग कैन बी टेकन टू बी 50 kg। वो कहता है टेस्ट करो कि हमारी जो एवरेज पैकिंग है वो कितनी है बेटा, 50 kg है, कि हर बैग का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 50 kg है। इस चीज को हमने क्या करना, टेस्ट करना। अब सबसे पहले आप आएंगे सॉल्यूशन में हाइपोथेसिस के अंदर। सबसे पहले दो हाइपोथेसिस, एच नॉट नल हाइपोथेसिस, H1 आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, H नॉट नल हाइपोथेसिस। अब देखिए स्टेटमेंट में उसने क्या कहा, एवरेज पैकिंग कैन बी टेकन टू बी 50 kg। अब वर्ड उसने एवरेज यूज किया, इसका मतलब म्यू किसके इक्वल है, 50 के। और यहां पर कहीं पर भी उसने सैंपल का जिक्र नहीं किया, ये जनरल वेट की बात कर रहा है। और जनरल वेट जो है वो मैंने आपको बताया था, या जनरल जो एवरेज है वो आपके पास क्या होती है, पॉपुलेशन एवरेज होती है, वो पॉपुलेशन मीन होता है, और उस पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से डिनोट करते हैं।
और म्यू आपके पास किसके इक्वल है 50 के। अब H1 कहीं पर भी पूरी स्टेटमेंट के अंदर उसने ग्रेटर, लेस, इंक्रीज, डिक्रीज का वर्ड यूज नहीं किया। अगर ऐसे वर्ड यूज ना करे तो देन वी कैन यूज टू टेल टेस्ट। तो म्यू इज नॉट इक्वल 50, और जब नॉट इक्वल का साइन होता है तो फिर ये टेस्ट कौन सा होगा, टू टेल। याद हो मैंने आपको बताया था जब नॉट इक्वल है तो टू टेल्ड है, अगर ग्रेटर है या लेस है तो फिर आपके पास क्या है बेटा, वन टेल। अब देखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अब पूरी स्टेटमेंट में उसने हमें कहीं पर भी अल्फा जो है वो गिवन नहीं दिया, और मैंने आपको बताया था कि अगर अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास गिवन ना हो तो फिर आप उसके लिए जो आप यूज करेंगे अल्फा वो 5% होता है, तो अल्फा 0.05 जिसको हम स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब थर्ड स्टेप के अंदर आप आए। अब देखें आपके पास कहीं पर भी स्टेटमेंट में पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन नहीं है, और रैंडम सैंपल हमारे पास कितना है, 10 बैग्स का। इसका मतलब n हमारा 10 है और वैल्यूज हमारे पास गिवन है। तो सबसे पहले इसका मतलब सिग्मा अननोन है और n हमारा लेस देन 30 है, और जब सिग्मा अननोन हो, n हमारा लेस देन 30 हो, तो फिर बेटे याद रखें हम टी टेस्ट यूज करते हैं, और वो किसके इक्वल होगा, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय s ओवर n अंडर रूट। क्लियर हो गया। अब चलते हैं कैलकुलेशंस के अंदर। सबसे पहले x, ये आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं, क्योंकि अब ये वैल्यूज हैं, अब हमारे पास सैंपल मीन और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह उसने हमें वैल्यूज दे दी। तो इन वैल्यूज को सबसे पहले आपने एक वेरिएबल x के साथ मैंने क्या कर दिया, डिनोट कर, ये x आ गया। अब सबसे पहले दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक x बार और एक x स्क्वायर। अब x बार का फॉर्मूला समेशन x ओवर n, x स्मॉल x स्क्वायर का फॉर्मूला समेशन x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब सबसे पहले x बार लेते हैं, समेशन x। अब ये x वैल्यूज हैं, अब इस x वैल्यूज का टोटल किया तो ये 473 आ गया, और n हमारे पास कितना है, 10 है। उसने हमें स्टेटमेंट के अंदर उसने हमें गिवन दिया है, और n हमारे पास किसके इक्वल है बेटा, 10 के इक्वल। अगर आप देखें ये स्टेटमेंट, ये देखें अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 बैग्स, ये देखें ये रैंडम सैंपल की बात कर रहे हैं, तो उसने हमें रैंडम सैंपल दिया है 10 बैग्स का। तो अब देखें x बार समेशन x ओवर n 473 डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास 47.3 आ। अब देखें अब हमें एक कॉलम चाहिए x माइनस x बार स्क्वायर। हर x में से x बार को माइनस करो, जो उसका आंसर आए उसका स्क्वायर दे। तो देखें 50 माइनस 47.3 उसका स्क्वायर, 49 माइनस 47.3 स्क्वायर, 52 माइनस 47.3 स्क्वायर, 44 माइनस 47.3 स्क्वायर। हर वैल्यू में से x बार को मैंने माइनस किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर दिया, और इसका टोटल किया तो ये मेरे पास 64.1 कितना आया, 64.1। अब देखिए फार्मूले में पुट किया 64.1 डिवाइडेड बाय n हमारा कितना है, 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9 हो गया। 64.1 डिवाइडेड बाय 9 तो 7.12।
अब हमने स्मॉल एस लेना है, तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो ये हमने जो एस स्क्वायर वेरिएंस कैलकुलेट किया है, इस वेरिएंस का अगर हम अंडर रूट ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है जी। अब देखें, अब टी के अंदर फॉर्मूले के अंदर मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, जहां पे देखें अब एक्स बार हमारा कितना आया 47.3, म्यू हमारे पास किसके इक्वल है, ये देखें 50 के इक्वल है। उसके बाद एक्स हमारा कितना आया 2.67 और एन हमारे पास किसके इक्वल है 10 के इक्वल, तो ये मैंने 10 पुट कर। अब इसको सॉल्व कर लें, पहले 47.3 माइनस 50, फिर 2.67 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10, तो जो ये आंसर उससे इस आंसर को डिवाइड किया तो -3.21 आ। क्लियर हो गया जी। अब देखें, अब हमारे पास क्योंकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास नॉट इक्वल की फॉर्म में था, तो जब भी नॉट इक्वल की फॉर्म होगी तो हमारा टू टेल्ड टेस्ट बनेगा, और टू टेल्ड टेस्ट के अंदर जो क्रिटिकल रीजन है ये हमारा क्या होगा, P मॉडुलस ग्रेटर इक्वल P अल्फा बाई 2 इंटू न्यू, और न्यू मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, न्यू आपका क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब सबसे पहले अल्फा बाई 2 किया, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 0.025 आ गया। न्यू हमारा n-1 है, तो 10-1 किया तो 9 आ गया, तो P मॉडुलस ग्रेटर इक्वल P 0.025 इंटू 9। अब देखें, मैंने पुट किया अल्फा बाई 2 की जगह उसकी वैल्यू, और मैंने न्यू की जगह मैंने उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, पुट कर। अब अगर आप देखें अल्फा बाई 2 की वैल्यू 0.025 है और न्यू हमारे पास कितना है 9 है। अब इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए वी आर यूजिंग अ टेबल। अब याद रखें, हमें टेबल जो है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और मैं आपके साथ टेबल जो है वो मैं शेयर कर रहा हूं यहाँ पे। ये देखें, अब ये आपके पास एक टेबल आ गया, ये देखें, ये आपके पास एक टेबल आ गया। अब ये आपकी जो वैल्यूज हैं, ये आपके अल्फा या अल्फा बाई 2 हैं जो पहली रो में दी गई, ये, और ये आपका न्यू है, फर्स्ट कॉलम न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखिए, ये सारा आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखें, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूं, अगर आप देखें ये सर, ये देखें, मैं इसको बड़ा कर रहा हूं थोड़ा सा, सर अभी तो मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, देखें जी, हमारे पास सबसे पहले अल्फा बाई 2 की वैल्यू थी 0.025, अब ये 0.025 है, और न्यू आपका 9 है, ये आपके पास 9 आ गया। अब 0.025 को 9 पे चेक करें तो ये देखें, ये आपके पास वैल्यू आ गई 2.262, आपके पास वैल्यू आ गई 2.262। क्लियर हो गया, ये आपकी वैल्यू आ गई क्रिटिकल वैल्यू। और अगर आप इसके अंदर आए तो ये देखें, आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, 2.262। अब वैसे ही फिगर बनाएंगे आप, जैसे मैंने कल बनाना बताई थी। अब आप अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है -3.21। अब देखें, अब आपके पास जो क्रिटिकल वैल्यू आई ये 2.262, और मॉडुलस का मतलब ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है।
अब वैसे ही आप फिगर ड्रॉ कर लें, जो मैंने कल फिगर्स बनानी आपको सिखाई थी, उसी फिगर पे जब आप इसको क्रिटिकल वैल्यू को आप डिफाइन करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, जो चौथे स्टेप वाली वैल्यू है, वो वैल्यू आपकी फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन। और अगर क्रिटिकल रीजन में फॉल करेगी तो आप H0 को क्या कर देंगे बेटा, रिजेक्ट कर देंगे। आप H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर। तो यही उसने कहा, सिंस आवर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ P falls in critical region, so we reject H0। तो ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है, लिहाजा हम अपने H0 को क्या कर रहे हैं बेटा, रिजेक्ट कर। हम अपने H0 को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। वो कहता है अ सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ सोप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स। Before a heavy advertisement campaign, the mean sale per week per shop was 140 dozen। वो कहता है कि एक सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अपना एक नया ब्रांड जो है वो लॉन्च करना चाहती है। वो अपने ब्रांड को लॉन्च करने से पहले जो वो एक हैवी कैंपेन करती है, उस कैंपेन में उन्होंने जो हर शॉप के ऊपर जो पर वीक सेल है उसका मीन जो है वो कितना है, 140 डजन। ये जो शॉप्स के ऊपर पर वीक सेल है उसका मीन कैलकुलेट किया, वो कितना है, 140। अब देखिए यहां तक उसने कहीं पर भी सैंपल की बात नहीं की, वो जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और मैंने आपको बताया था जब भी वो जनरल इंफॉर्मेशन दे तो वो इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन इंफॉर्मेशन होती है। और ये जो मीन आपके पास दिया गया, ये पॉपुलेशन मीन है, ये म्यू है, और म्यू आपका कितना है, 140। अब देखें आफ्टर द कंपेन के बाद वो कहता है a sample of 26 shops was taken। 26 शॉप का उन्होंने क्या लिया, सैंपल लिया, एंड द मीन सेल वाज फाउंड टू बी 147 डजन। और वो कहता है कि फिर जो मीन सेल आप निकाली वो कितनी आई, 147 डजन। ये कंपेन लॉन्च की, कंपेन लॉन्च करने के बाद 26 शॉप का उसने क्या लिया है, सैंपल लिया है। और 26 शॉप का सैंपल लेने के बाद उसका जो मीन आया वो 147 है, विद स्टैंडर्ड डेविएशन 16। और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 16 है। अब ये सैंपल की बात कर रहा है, इसका मतलब अब ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके पास सैंपल इंफॉर्मेशन। इसका मतलब कि सैंपल मीन आपके पास 26 आ गया, स्मॉल एन 26 है, एक्स बार आपके पास 147 हो गया, और एस आपके पास 16 हो। एस आपके पास कितना हो गया बेटे, 16 हो। अब वो कहता है कि कैन यू कंसिडर द एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव। वो कहता है कि क्या आप एडवर्टाइजमेंट को इफेक्टिव कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब इस चीज को हमने क्या करना है, टेस्ट करना। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में वो कहता है वी आर गिवन, एन हमारा कितना दे दिया, 26, एक्स बार उसने कितना दिया, 147, स्मॉल एस कितना दिया, 16। ये देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो सैंपल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये देखिए ये मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं। ये सारी की सारी आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी सैंपल इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने हाईलाइट, सैंपल 26 शॉप्स, मीन 147, स्टैंडर्ड डेविएशन 16। अब देखें वो कहता है सबसे पहले हम हाइपोथेसिस बनाते हैं।
सबसे पहले मैं किसमें जा रहा हूं बेटे, हाइपोथेसिस के अंदर। अब म्यू एच नॉट हमारा नल हाइपोथेसिस, देखें ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसने स्टेटमेंट में स्टार्ट के अंदर कहा था, उसने कहा था मीन सेल पर वीक पर शॉप वाज 140, कि पर वीक पर शॉप की जो मीन सेल है वो 140। अब यहां पर उसने कहीं पर भी सैंपल की बात नहीं की थी, ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब ये जनरल इंफॉर्मेशन आपका पॉपुलेशन मीन है, और पॉपुलेशन मीन किसके इक्वल दे दिया, 140 के इक्वल, और ये आपका एच नॉट बन गया। अब H1 बनाते हैं। अब देखें, अब उसने टर्म यूज की अफेक्टिव की। अब याद रखे बेटा, जब भी वो टर्म मैंने आपको बताया हुआ है कि अफेक्टिव का वर्ड यूज करे, लार्ज का वर्ड यूज करे, ग्रेटर का वर्ड यूज करे, इंक्रीज का वर्ड यूज करे, तो इसका मतलब अल्टरनेट का जो साइन है वो ग्रेटर बनेगा। अल्टरनेट का साइन क्या बनेगा, ग्रेटर बनेगा। क्लियर है? तो अल्टरनेट का साइन हमेशा ग्रेटर बनेगा। तो फिर म्यू इज ग्रेटर 140। अब ग्रेटर का साइन है तो वन टेल्ड है, और ग्रेटर के लिए वी आर यूजिंग राइट टेल। याद हो मैंने बताया था, लेफ्ट होगा तो लेफ्ट टेल पे जाते हैं, ग्रेटर होगा तो हम किस टेल पे जाएंगे बेटे, राइट टेल पे। अब ऊपर स्टेटमेंट में कहीं पर भी उसने हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा गिवन नहीं दिया, और अगर अल्फा गिवन ना दे तो हमारा अल्फा 5% होता है 0.05। अब देखें n हमारा 30 से लेस है, सिग्मा की जगह x दिया हुआ है, तो जब भी x दिया जाए और n 30 से लेस हो तो हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं वो हम t टेस्ट यूज करते हैं, x बार माइनस म्यू s ओवर n अंडर रूट। अब कैलकुलेशन में चलते हैं, x बार आपके पास 147 है, म्यू आपका 140 है, s आपका 16 है, n कितना है 26, n आपका कितना है 26। क्लियर हो गया? तो t की वैल्यू, x बार की वैल्यू भी रख दी, म्यू की वैल्यू भी पुट कर दी, स्मॉल f की वैल्यू भी पुट कर दी, n की वैल्यू भी पुट कर दी। इस सारे फॉर्मूले को सॉल्व किया तो 2.13 आ गया। क्लियर हो गया जी? अब देखें, अब अल्टरनेट आपका ग्रेटर की फॉर्म में, H1 ग्रेटर की फॉर्म में, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर, तो जब भी ग्रेटर की फॉर्म है तो इसका मतलब राइट टेल। कौन सा टेस्ट आप लगाएंगे, राइट टेल। अब देखें, वन टेल टेस्ट आपका बनेगा, तो न्यू आपका क्या है n-1, 26 - 1 25, t ग्रेटर इक्वल t अल्फा इंटू न्यू, t ग्रेटर इक्वल t 0.05 इंटू न्यू आपका बेटे यहां पे बनना है 25, न्यू आपका क्या बनना है 25 बनना है। ये मैंने ऊपर कैलकुलेट किया, n-1 26 - 1 25, तो आप इसको 25 में आप यहाँ पे पुट कर दें तो t 0.05 इंटू 25। क्लियर हो गया? अब देखिए t ग्रेटर, अब मैं फिर वो t टेबल आपका यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, देखें ये मैंने आपके साथ शेयर किया, t टेबल आपका अभी शेयर होता है आपके साथ। ये आपका टी टेबल मैंने शेयर किया। अब 0.05, ये देखें ये आपका 0.05 आ गया, ये जहां पे मेरा कर्सर पड़ा है, मैं इसको, ये आप सॉरी, ये आपका 0.05,
ये देखिए 0.05 पहली दो में मैंने बताया था, और म्यू कितना है 25। अब इसको 25 पे मैं लेके जा रहा हूं, देखें ये आपका 25, ये 0.05 और फर्स्ट कॉलम में 25, तो वैल्यू आपके पास आ गई 1.708। वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1.708। अब फिर वही फिगर जैसे कल मैंने ड्रॉ की थी। अब कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.13, और आप वहां पे वो क्रिटिकल रीजन बना लें और एक्सेप्टेंस रीजन बनाएं। अब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में, लिहाजा हम H0 को क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर, लिहाजा हम H0 को क्या कर रहे हैं रिजेक्ट कर।